रहीम सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम लोग जो है वो लेक्चर नंबर 25 के साथ कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करना है जिसमें हम लोग एटॉमिक साइज को डिस्कस कर रहे थे। एटॉमिक साइज में कल आपने बताया था कि कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर करती हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसको सही तरह एक्यूरेटली मालूम क्यों नहीं कर सकते, वो कौन सी टेक्निक है जिससे हम एटॉमिक साइज मेजर करते हैं। फिर इनका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड था कि पीरियड में क्यों कम होती हैं और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है। फिर कुछ एनोमलीज यानी रूटीन से हट के भी बातें थी कि ट्रांजिशन मेटल का एटॉमिक रेडियस मतलब सेकंड पीरियड में जो डिक्रीज है वो प्रोमिनेंट होती है, हाई पीरियड में डिक्रीज प्रोमिनेंट नहीं होती। फिर आपने ये पढ़ा कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जो साइज है वो इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता बिकॉज इंटरवीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ भरे जाते हैं। ठीक है, चौथे की बजाय तीसरे शेल में यानी स्कैंडियम की बात करें ना तो तीसरे में इलेक्ट्रॉन सबसे एंड में भरे जाते हैं। इसका मतलब है कि इसका वैलेंस शेल चौथा है लेकिन एंड में इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा रहे हैं, तीसरे में भरे जा रहे हैं। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि अंदर आने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और एटॉमिक साइज जो है वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज इतना ज़्यादा कम नहीं होता जितना होना चाहिए। आइए अब हम लोग आयनिक रेडियस की बात करें। आयंस का रेडियस सिंपल सी बात है, जैसे एटम का रेडियस है इसी तरह आयन का भी रेडियस होता है। ठीक है, अगर हम एटम को आयनिक रेडियस की भी वही डेफिनेशन है कि आयनिक रेडियस ऑफ आयन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ आयन while considering it to be spherical in shape, कि इसको spherical shape में कंसिडर कर लिया जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि कैटाइनिक रेडियाई यानी कैटाइन का रेडियस, पॉजिटिव आयन का रेडियस अपने पेरेंट एटॉमिक रेडियस से क्या होता है, छोटा होता है। उसकी रीजन क्या है? ठीक है, ये उसने इसकी रीजन यहाँ पे है। The ionic radius of cation is smaller than atomic radius of element from which it is derived, जहां से इसको बनाया गया। अब इसकी रीजन क्या है? ये रीजन नीचे है, यहाँ पे गौर से देखें। द कैटायनिक रेडियस डिक्रीज, ये डिक्रीज होता है ना, स्मॉलर होता है। क्यों डिक्रीज होता है? विद द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी पॉजिटिव आयन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब इसको मिसालें दे रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि डिक्रीज इन रेडियस इज लार्जर इन डाइवेलेंट। डाइवेलेंट का मतलब है कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज 2 हो, इसका मतलब है 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गए। 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह ट्राइवेलेंट में उससे भी ज्यादा छोटा साइज हो जाएगा। अब इसकी रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू द रीजन सक्सेसिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिए जाए तो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विद अ ग्रेटर फोर्स, यानी पॉजिटिव चार्ज के आने से जो प्रोटॉन हैं वो ज्यादा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो बाकी बच जाते हैं पॉजिटिव आयन बनने के बाद, ठीक है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए कैटायनिक रेडियस का साइज कैटाइन के रेडियस का साइज का रेडियस पेरेंट एटम के रेडियस से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करें तो एनाइन की बात करें तो रेडियस, अब वो इसकी मिसाल भी दे रहा है, वैसे इसकी पहले मिसाल देख लें। द रेडियस ऑफ सोडियम एटम फॉर एग्जांपल reduces from 186 picometer to 95 picometer after conversion into sodium plus ion। कि सोडियम प्लस आयन में आने के बाद क्या होता है कि
पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव आयन का साइज छोटा क्यों होता है? क्योंकि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन हैं वो ज्यादा अट्रैक्शन के साथ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि द रेडियस, यहाँ पे हाँ, द आयनिक रेडियस ऑफ एन एनाइन, एक नेगेटिव आयन का रेडियस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मुतल्लिका एलिमेंट जिससे ये नेगेटिव आयन बनाया गया उससे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है। क्यों? अब उसकी पहले मिसाल देख लें। द आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड इंक्रीज फ्रॉम 99 टू, यानी क्लोरीन का 99 पिकोमीटर है लेकिन क्लोराइड आयन का 181 पिकोमीटर है। अब इसकी रीजन देखें, यहाँ पे है द इंक्रीज इन साइज इन एनाइन इज ड्यू टू the increase in electron repulsion because increase in valence because of increase in valence shell electron, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या हो जाती है? रिपल्शन हो जाती है, और उस रिपल्शन की वजह से अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से साइज भी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव आयन में आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाएं, वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड। वेरिएशन तकरीबन वही है कि जिस तरह ग्रुप में ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज बढ़ता है, आयनिक साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा, आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा। इसी तरह पीरियड में जैसे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कम होता है, इसी तरह आयनिक रेडियस भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन एक बात का ध्यान में रखना पड़ेगा, जब हम पीरियड की बात करते हैं ना, तो पहले 4 जो ग्रुप होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें हम पॉजिटिव आयन की बात करेंगे। इनमें पॉजिटिव आयन्स यानी कैटाइन की बात करेंगे, कैटाइनिक रेडियस की बात करेंगे। लेकिन जब आप 5वें से 7वें तक जाएंगे, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे नेगेटिव आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाने की सलाहियत रखते हैं, और जो पहले 3-4 ग्रुप में वो इलेक्ट्रॉन देकर, मैं इसकी डायग्राम अगर आपको समझाऊं तो फिर आपको ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, किधर से, मैं एक मिनट देख के बताता हूँ। जी बच्चों, ये देखें, ये मैंने कुछ सर्च मारी है। देखिए, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इनमें देखो जितने भी एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? आयनिक रेडियस की, कैटायनिक रेडियस की, पॉजिटिव आयन की। लेकिन जब ये 5वां, छठा और 7वें ग्रुप की बात करते हैं तो इन सभी में हम कौन सा साइज लेके आ रहे हैं? नेगेटिव साइज लेके, नेगेटिव आयन लेके आ रहे हैं। तो इनमें नेगेटिव आयन का ट्रेंड होगा और इनमें क्या होगा? पॉजिटिव आयन का ट्रेंड होगा। तो ये आपने अपने जहन में रख लेना है। ठीक है, तो इसको जहन में रख लेना, और बाकी इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, देख लें अब क्या लिखा हुआ है वहां पे, बुक पे भी देख लें। बट कीप इन माइंड आयनिक रेडियस फॉर मेटल फॉर पॉजिटिव आयन एंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5A to 7A, जो 5वें से 7वें तक होते हैं, आर फॉर नेगेटिव आयन, यानी 15वें से 17वें तक आप ये बात करें तो ज्यादा बेहतर है। 5वां ए, यानी सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी डिवाइड होते हैं, लेकिन हम ओवरऑल अब गिनती शुरू कर देते हैं, लेफ्ट से राइट 18 ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने ज़हन में रख लेना इसे। नेक्स्ट है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि आयनिक रेडियस जो है वो एडिटिव इन नेचर है। आयनिक रेडियस जो है वो क्या है? एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब है ये जस्ट इनको जमा किया जा सकता है। ठीक है, इनको क्या किया जा सकता है? जमा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक पढ़ना जरा, लेट अस कंसीडर the positive and negative ion which are held together by electrostatic force। electrostatic force of attraction क्या होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो कशिश की कुव्वत होती है इन अ क्रिस्टल लैटिस, यानी एक कंपाउंड बनाने में। R positive and R negative are the value of radii of cation। R positive cation का रेडियस है और R negative एनाइन का रेडियस है। अब इनके दरमियान इंटर आयोनिक डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको कैपिटल R से शो करते हैं, द क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल टू द सम ऑफ कैटायनिक रेडियस प्लस एनायनिक रेडियस। ये बड़ा सिंपल सी बात है। एडिटिव का मतलब है कि ये दोनों रेडियस जस्ट सिंपली जमा होते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। पॉलिंग ने क्या किया, ये एक एग्जांपल दे रहा है।
एडिटिव इन नेचर का मतलब है कि पॉलिंग जो है उसने डिस्टेंस मेजर किया बिटवीन पोटाशियम एंड कोलाइडाइन, ठीक है, इन इन देयर क्रिस्टल लैटिस। तो वो कितना निकला 314 पिकोमीटर। और वो एग्जैक्टली आपने जब पोटाशियम का कैटायनिक रेडियस मेजर किया ना 133, और कोलॉइड का नेगेटिव रेडियस मेजर किया, नेगेटिव एनायनिक रेडियस में प्लस किया, तो कैटायनिक और एनायनिक रेडियस को 314 तकरीबन वही जो उसने कैलकुलेट किया था यहाँ से थ्योरेटिकली, वही उसने प्रैक्टिकली डिटरमिन भी किया, ठीक है। यानी प्रैक्टिकल में किस टेक्निक की मदद से हम लोग कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्सरे की मदद से हम इन आयंस के दरमियान फासला मेजर कर सकते हैं, ये आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा भी हुआ है। नेक्स्ट आगे अगर आप देखें, thus the ionic radius appeared to be additive property, कि ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है जो मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। तो पॉलिंग एक्सटेंडेड दिस कॉन्सेप्ट टू पोटाशियम सॉल्ट और टू कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ अदर आयंस, उसने पोटाशियम के सॉल्ट पर दूसरे आयंस का रेडियस मालूम पर करें। पोटाशियम के साथ क्लोराइड के बजाय फ्लोराइड मिल जाता है, तो आप फ्लोराइड का आर नेगेटिव मालूम करना चाहते हैं। वो क्या कर रहा था, सिर्फ जस्ट इंटर आयनिक डिस्टेंस मालूम किया, पोटाशियम का आयनों से साइज उसे पता था, टोटल में से उसको माइनस किया, तो उसके बाद फ्लोराइड का रेडियस भी आ गया। इसी तरह वो उसने आयनिक रेडियाई ऑफ डिफरेंट कैटायन कैन आल्सो बी डिटरमाइंड, यानी कैसे आर पॉजिटिव इधर आ जाएगा और आर नेगेटिव इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस आर नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, आर पॉजिटिव के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एडिटिव प्रॉपर्टी की वजह से आप ये कह सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट आयनिक रेडियाई एडिटिव इन नेचर, मैंने एडिटिव इन नेचर कहा यानी एडिटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो ये कैसे है, जस्ट इसको जमा किया जा सकता है। उसके बाद आगे आ जाएं, कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियस का मतलब है कि जब दो एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड हो, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड में अगर आप बात करें तो इनके दरमियान जो सिंगल बॉन्ड बनता है तो उनकी बॉन्ड लेंथ का हाफ ले लें, ठीक है। देखो कोवलेंट रेडियस ऑफ द एलिमेंट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ, यानी अगर सिंगल बॉन्ड बना है, ठीक है, उसकी लंबाई मालूम कर लें और उसका हाफ ले लें, लेकिन ये उस सूरत में होगा जब दोनों सिमिलर एटम कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे, दोनों सिमिलर एटम कोवलेंटली। इसकी एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन का, देखें हाइड्रोजन का कोवलेंट रेडियस आपने पढ़ा था, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड कितना होता है 75.4, पहले टॉपिक में इस चैप्टर के पहले टॉपिक में आपने पढ़ा था 75.4 पिकोमीटर, और उसका हाफ क्या है 37.7 पिकोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो लिखा भी हुआ है, तो हाइड्रोजन का कोवलेंट रेडियस कितना हो गया 37.7 पिकोमीटर। इसी तरह ये उसने डायग्राम के साथ समझाने की भी कोशिश की है। अच्छा एक बात, अब जैसे आयनिक रेडियस को एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो क्या कोवलेंट रेडियस भी एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है? यस। देखें आपको हाइड्रोजन का तो यहां से पता चल गया। अब अगर फर्ज करें क्लोरोफॉर्म एक कंपाउंड है, बल्कि नहीं क्लोरोमीथेन एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड लेंथ आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन आपको पता होना चाहिए 99.4, यानी इनके तकरीबन इनका दरमियानी फासला जो है ना वो 100 जो है वो 98.8 पिकोमीटर होगा, उसका हाफ क्या होगा 99, ठीक है। और कार्बन का इनका दरमियानी डिस्टेंस अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्सरे की मदद से मालूम कर लें, तो आप इसमें से माइनस करके आप कार्बन का कोवलेंट रेडियस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी टोटल कार्बन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड लेंथ कितनी बनती है 176, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर ली, ठीक है। फिर हमें ये पता होना चाहिए, ये भी हम कर सकते हैं कैलकुलेट कि अगर आपको क्लोरीन का मालूम हो जाए कोवलेंट रेडियस, तो हम कार्बन का कोवलेंट रेडियस क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो वेरिएशन ऑफ कोवलेंट रेडियस, अब यहाँ पर ये यहाँ से ये चीज पता चली कि कोवलेंट रेडियस भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और इसको एग्जांपल के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आगे, वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड रेडियाई का सभी का सेम है,
ग्रुप में वही वेरिएशन ऑफ कोवेलेंट रेडियाई इन ग्रुप एंड पीरियड ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ एटॉमिक रेडियाई, बस ये इसका ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन इसमें जो याद करने वाली बात है वो एक तो इसकी डेफिनेशन है कोवेलेंट रेडियस की, और एक हाइड्रोजन की एग्जांपल है, और उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि कोवेलेंट रेडियाई क्या है, एडिटिव इन नेचर है, ठीक है। जैसे आयनिक रेडियाई एडिटिव इन नेचर है, जैसे आपने यहाँ से कैलकुलेट किया कि हम दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान डिस्टेंस अगर मालूम कर लें तो हमें एक पॉजिटिव आयन का डिस्टेंस मालूम हो तो हम नेगेटिव आयन का डिस्टेंस नेगेटिव आयन का रेडियस जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको नेगेटिव का मालूम हो और पॉजिटिव आयन का रेडियस मालूम कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव, जस्ट सिंपल एडिशन प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगर आप बात करें तो हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है आपके पास, आयोनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी of an element, ionization energy of an element is the minimum energy required to remove an electron from gaseous atom, ये देखो लिखा भी हुआ है, from gaseous atom to form an ion, एक आयन बनाने के लिए आपको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। मिसाल इसकी वो दे रहा है, मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है आपने तो कितनी एनर्जी चाहिए, 738 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 738 किलो जूल पर मोल, ये की डेफिनेशन और साथ क्या हो गई, एग्जांपल हो गई। पर मोल का मतलब है कि 6.02 × 10⁻23 एटमों को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब हम यहाँ पे उसने लिखा हुआ है गैसियस एटम, गैसी, हम एटम को गैसियस फेज में क्यों लेते हैं, ये फिजिकल मीनिंग है कि एटम और आयंस आर आइसोलेटेड, यानी गैसियस फेज में होते हैं, अलग अलग होते हैं, एंड फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई दूसरा उन पे कोई असर नहीं डाल सकता, इसलिए जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन पर होगी वही परफेक्ट होगी। इसका मतलब है कि हमें एग्जैक्ट एनर्जी वहीं से पता चलेगी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए जब वो किस हालत में हो, गैसियस स्टेट में हो, यानी जब आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग हो, क्योंकि गैसियस स्टेट में एटम एक दूसरे के क्या होते हैं, फासले पर होते हैं। Thus, the ionization energy is the qualitative measurement of stability of an isolated atom. एक आइसोलेटेड एटम की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये अपना एटम के तौर पर वजूद कैसे बरकरार रख सकता है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आयन बनाना मुश्किल है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, आयन बनाना आसान है, इसका मतलब है दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देकर उनके साथ मिलना क्या होगा, इसका आसान हो जाएगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक टेबल है जिसमें उसने ट्रेंड बताने की कोशिश की है कि इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड हम बाद में पहले पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ें कि आयोनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स की वजह से कम या ज्यादा होती है। सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। अब इसको मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, देखें ये मैं, चलें यहां से देखते हैं क्या होता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियस से फासला बढ़ जाता है, देखो, फर्दर अवे द इलेक्ट्रॉन बीइंग रिमूव्ड इज फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जितने ज्यादा दूर होंगे वीकर द अट्रैक्शन, अट्रैक्शन उतनी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी को बहुत हद तक क्या करता है, मुतासर करता है। नेक्स्ट आगे अगर बात करें दूसरा फैक्टर है वो कौन सा है, एक मिनट यहाँ पे डायग्राम चले, ये अब शील्डिंग इफेक्ट है, न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, प्रोटॉन जितने ज्यादा न्यूक्लियस में होंगे पॉजिटिव प्रोटॉन, उतना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह इनकी एनर्जी जो है, मोर प्रोटॉन ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, जितने ज्यादा
प्रोटॉन होंगे उतना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल हो जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। ये उसने हायर की सारी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट आगे जरा देखें। तीसरा फैक्टर वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, चले मैं यहाँ पे डायग्राम मैंने यहाँ पे सर्च की थी, चलें ये शील्डिंग इफेक्ट देखें जरा, क्या मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है जिनको हमने निकालना है, न्यूक्लियस इनको खींच रहा है, लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इसलिए इन पर इनकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस कहता है अंदर आओ, लेकिन आपस में इनकी रिपल्शन इनको क्या रखेगी, अंदर नहीं आने देगी बल्कि दूर चले जाएंगे। तो इसका मतलब है साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जितना एटम का साइज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। इस डायग्राम को आप यहां से भी देखते हैं, मैंने एक सर्च मारी थी, मैं आपको देख के बताता हूँ आपको। हाँ नहीं बच्चों, वो सेम डायग्राम है, देखो ये अट्रैक्शन को शो किया हुआ है, ठीक है, और ये रिपल्शन को शो कर रहा है। इसका मतलब है जितनी ज्यादा ये रिपल्शन होगी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, उतनी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की क्या होगी, कम होगी। जितनी अट्रैक्शन कम होगी इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होगा, आसान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम लोगों ने एक और लास्ट में रह गया है, वो है नेचर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, नेचर ऑफ ऑर्बिट, ये देख लें, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, वो देखें जरा, उसमें क्या कहता है, इसमें मैं आपको यहां से ये देखें, यहां पर एक चीज बड़ी ज़हन से रख लेना कि ये जो ऑर्डर उसने बताया है ना, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। देखें ये उसने लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है ना, एस ऑर्बिट में है। मतलब यहां से उसने एक रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात की है। एस में सबसे कम एनर्जी होती है, पी में थोड़ी ज्यादा एनर्जी होती है, डी में उससे ज्यादा एनर्जी होती है, एफ में उससे ज्यादा एनर्जी होती है। जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो एफ ऑर्बिटल से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है पेनिट्रेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन का मतलब है न्यूक्लियस के पास रहने की सलाहियत। एस ऑर्बिटल में की शेप ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ज्यादा देर तक रहते हैं और पी ऑर्बिटल में ज्यादा देर तक न्यूक्लियस के पास नहीं रहते। इसी वजह से एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है और पी से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, आसान होता है। इसका इफेक्ट मैं आपको जब आप वेरिएशन पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो ये बात ये ध्यान में रख लो यहाँ पे कि एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है और पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इनका पेनिट्रेशन, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन यानी न्यूक्लियस के अंदर के करीब रहने की जो सलाहियत है इलेक्ट्रॉन की, वो एस ऑर्बिटल में ज्यादा है और पी में क्या है, कम है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो हमारा वो है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन जो है और साथ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर थोड़ा सा। चलें आज के लिए इतना रहने दें, कल हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ इसको मिला के इस चैप्टर इस टॉपिक को आगे फाइंड आउट करेंगे। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये इंशाल्लाह हो सकता है कि तब तक हम लाइव क्लासेस में जो है वो आपके साथ कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।